नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इले टुपुरे के अपडेट के बारे में, जहां फ्यू डेज पहले एक रूमर चला था कि इले टुपुरे की फाइट होने वाली है जस्टिन गेची के साथ। तो ये रूमर लग रहा है कि सच होने वाला है, जहां पर डायना वाइट से जब इंटरव्यू में सेम चीज पूछे जाती है तो यहाँ पर डायना वाइट कहता है कि ये वेरी मच पॉसिबल है कि नेक्स्ट ईयर जो उनकी पैरामाउंट के साथ डील स्टार्ट हो रही है उसका पहला कार्ड यानी UFC 324 वहां पर इले टुपुरिया और जस्टिन गेची की फाइट पॉसिबल है। अब लाइट वेट डिवीजन को लेकर और भी अपडेट्स हैं, जिधर लास्ट संडे चार्ल्स ओलिवेरा बीट कर देता है मैथ्यूस कैमरॉट को। तो अब लाइट वेट की न्यू रैंकिंग्स निकल के आ चुकी हैं और यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा नंबर 4 से आ चुका है नंबर 3 रैंक पर। BMF चैंपियन मैक्स ओलिवे की बात करें तो वो नंबर 3 से नंबर 4 पे आ चुका है। बेसिकली ओलिवेरा ने उसकी प्लेस को ले लिया है, पर यहां पर एक और चेंज हुआ है जो जरा भी सेंस नहीं बनाता है। पैडी पिम्बलेट को एक बार फिर से प्रमोट कर दिया है और अब वो आ चुका है नंबर 6 स्पॉट पर। मुझे याद है कि फ्यू मंथ्स पहले पैडी पिम्बलेट कोई नंबर 9 रैंक पर था, फिर डस्टिन पोरियर रिटायर होता है तो एक रैंक उसका ऊपर चले जाता है, और अब कोई भी लाइट वेट रैंकिंग का अपडेट आ रहा है तो पैडी पिम्बलेट को ऊपर करे ही जा रहे हैं, जहां पर बिना फाइट किए वो पहले नंबर 9 पे था और अब आ चुका है नंबर 6 स्पॉट पर। तो इट्स लुकिंग लाइक कि जो जर्नलिस्ट हैं जो रैंकिंग देते हैं वो नहीं चाहते कि पैडी पिम्बलेट को 2 फाइट्स करने पड़े टाइटल शॉट के लिए, और इसीलिए अब वो नंबर 6 पे आ चुका है। यानी कि एक और विन और बहुत पॉसिबिलिटी है कि पैडी पिम्बलेट को टाइटल शॉट मिल जाएगा। अब पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा टॉप 15 में वापस आ चुका है, जहां पर मैथ्यूस कैमरॉट को डोमिनेटली बीट करने के बाद वो वापस आ चुका है नंबर 15 स्पॉट पर। इसी के साथ जो चार्ल्स ओलिवेरा ने मैक्स ओलिवे को कॉल आउट किया था कि उन दोनों के बीच में BMF फाइट होनी चाहिए, वो भी व्हाइट हाउस में, तो इसका रिप्लाई मैक्स ओलिवे ने भी दे दिया है। और गुड न्यूज, मैक्स ओलिवे भी रेडी हो गया है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करने के लिए। अब जो नहीं जानता तो बहुत साल पहले इन दोनों की फाइट हो रखी है, जहां पर ये दोनों फाइटर्स तब फेदरवेट डिवीजन में थे, और जिस वे से फाइट एंड हुई थी वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग थी, जहां पर दोनों फाइटर्स ग्राउंड में होते हैं, फिर ओलिवेरा वापस खड़ा होता है और एकदम से शायद से अपनी कॉलर बोन को पकड़ लेता है और ग्राउंड में गिर जाता है, मीनिंग कि उसे इंजरी होगी और वो फाइट ओवर हो जाती है। अब ये चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैक्स ओलिवे ने जो बोला है उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज को बाय नहीं कर रहा है कि ओलिवेरा इंजर्ड हुआ था। तो यहां पर ओलिवे बोलता है कि उसने ओलिवेरा के कॉल आउट को सुना, वो इंटरेस्टेड है और दोनों के बीच में काफी फन फाइट होगी। उसके और ओलिवेरा के बीच में ऑलरेडी हिस्ट्री है, यानी कि दोनों की फाइट पहले भी हो रखी है, जहां पर ओलिवेरा ब्लेम करता है कि उसे सम काइंड ऑफ इंजरी होगी थी, इसीलिए वो फाइट को लूज कर गया। तो अब सब कुछ लग जाएगा पता अगर दोनों के बीच में फिर से फाइट होती है। यहां पर मैक्स ओलिवे अपनी भी इंजरी का अपडेट देता है, जहां पर वो कहता है कि जो उसका हैंड इंजर्ड हुआ था वो स्लोली हील हो रहा है और अब वो बस वेट कर रहा है कि कब उसे क्लियरेंस मिलेगी नेक्स्ट फाइट करने के लिए। मैं तो पूरा चाहता हूं कि चार्ल्स ओलिवेरा और मैक्स ओलिवे की फाइट हो जाए BMF टाइटल के लिए। दोनों फाइटर्स 145 के बाद जब 155 में आए तो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखे, स्पेशली अगर चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो वो तो इसी डिवीजन में लेजेंड बनाए। तो व्हाइट हाउस में BMF टाइटल जहां पर मैक्स ओलिवे फाइट कर रहा है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, इससे बेटर क्या हो सकता है। और मूविंग ऑन, तो एक और लाइट वेट डिवीजन का अपडेट है, जहां पर डैन हुकर पूरा ब्लास्ट कर देता है अरमान सरूकिन को। अरमान सरूकिन को एक प्रिक बुलाते हुए, बेसिकली उसे एसहोल बुलाते हुए, डैन हुकर ये कहता है कि जब से अरमान सरूकिन UFC में एंटर हुआ है वो तब से उसके साथ ट्रैश टॉक करे जा रहा है, और खुद वो एक ऐसा फाइटर है कि अगर उसके साथ कोई ऐसा करता है तो वो डेफिनेटली उसे रिप्लाई करेगा। अरमान उसे हर बार डिस्क्रेडिट करता है एज अ फाइटर। वो एक लिटिल स्पॉइल्ड रिच किड है जिसे सब कुछ हैंडेड ओवर हुआ है, उसे कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा, वेयरएज वो अरमान का कंप्लीट ऑपोजिट है जिसने सब कुछ अपना बिल्ड किया है खुद की मेहनत से। अब इसके बाद फाइट को लेकर डैन हुकर बोलता है कि वो डेफिनेटली अरमान सरूकिन के साथ फाइट करना चाहता था, क्योंकि ये एक ऐसी फाइट है जहां पर वो फील करता है कि हर कोई ये बिलीव कर रहा है कि अरमान सरूकिन उसे बीट करने वाला है। वो ऐसी ही फाइट्स को लव करता है जहां पर कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता है, वो एक मैसिव अंडरडॉग होता है, और ऐसी ही फाइट्स में वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को देता है। 22 नवंबर जो UFC फाइट नाइट है, वहां पर अरमान सरूकिन की फाइट हो रही है डैन हुकर के साथ, और यहां पर डैन हुकर ने बेसिकली सच ही बात बोली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि अरमान डैन हुकर को बीट करने वाला है, बट इमेजिन अगर फाइट में इसका कंप्लीट ऑपोजिट हो जाता है, जहां पर डैन हुकर ने अरमान सरूकिन को बीट कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो अरमान के लिए ये बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है, ये लिटरली उसके करियर का सबसे बड़ा लॉस हो सकता है। और जितने भी अभी टॉक्स हो रही है कि अरमान सरूकिन, पैडी पिम्बलेट, जस्टिन गेची ये सब टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं, तो आउट ऑफ नोवेयर डैन हुकर आ जाएगा और उसे मिल जाएगा टाइटल शॉट।
और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटवेट चैंपियन मेराब दुलिशवली के बारे में, जहां पर फ्यू डेज पहले पीटीआन का एक इंटरव्यू आता है जिधर वो ये कहता है कि पहली जो उसकी मेराब की फाइट थी वहां पर वो बस 50% पोटेंशियल के साथ फाइट किया था, क्योंकि वो फाइट से पहले इंजर्ड था, तो इसीलिए ये जो रीमैच होगा ये कंप्लीटली डिफरेंट रहने वाला है। तो इसी चीज का रिप्लाई देते हुए मेराब ने सबको याद दिला दिया है कि पीटीआन क्लेम कर रहा है कि वो फाइट में इंजर्ड था, बट उस फाइट से पहले तो उसने अपने हैंड को ब्रेक कर लिया था। मैं खुद पर्सनली भूल चुका था कि फाइट से पहले मेराब ने पिक्स को पोस्ट किया कि उसका राइट हैंड ब्रेक हो चुका है, और यहां पर मेराब ने उन्हीं फोटोज को फिर से पोस्ट किया ताकि सबको ये याद हो सके कि इंजरीज तो दोनों तरफ से थी। नॉट ओनली ये बहुत ज्यादा शॉकिंग और इंप्रेसिव है कि मेराब बहुत जल्दी फाइट करते रहता है, वो साल की 4th फाइट करने वाला है, बट और भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि मेजॉरिटी जो वो फाइट्स करता है वो इंजरी में रहकर करता है। एनीवेज, अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान के बारे में। जब से कमारू उस्मान ने अपना कमबैक किया है जहां पर वो वॉक इन बकली को बीट कर देता है, तो उसके बाद बहुत कम सुनने को मिला कमारू उस्मान से। हर कोई वेट कर रहा है कि कमारू उस्मान नेक्स्ट फाइट कब करने वाला है, बट इट्स लुकिंग लाइक कमारू उस्मान एक और फाइट नहीं करने वाला है, बल्कि वो वेट कर रहा है नेक्स्ट टाइटल शॉट की। एक इंटरव्यू में कमारू उस्मान ये कहता है कि वो नेक्स्ट फाइट करना चाहता है बेल्ट के लिए, जहां पर बीट जैक डेला मेडेलिना या फिर इस्लाम महाचेव, जो भी दोनों में से वेल्टरवेट का चैंपियन बनता है, वो उसके अगेंस्ट फाइट करके उन्हें बीट करके वेल्टरवेट का फिर से चैंपियन बनेगा, और फिर उसके बाद एकदम से बेल्ट को वेकेट करके वो डायरेक्टली चाहता है कि वो मिडिल वेट डिवीजन में जाकर वहां की भी बेल्ट के लिए फाइट करे। अब ये कमारू उस्मान ने बोल तो दिया है, बट अगर हम उसकी लास्ट फाइट्स को देखें तो वो अपनी लास्ट 4 फाइट्स में 1-3 का रिकॉर्ड होल्ड करता है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्या तुम्हें लगता है कि कमारू उस्मान को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए इस्लाम और जेडीएम की फाइट के बाद, या फिर फाइटर्स लाइक शॉन ब्रेडी, शाफकात राखमनोव, इयन गैरी, ये अगर अपनी नेक्स्ट फाइट को विन कर जाते हैं, तो क्या इन 3 में से कोई ज्यादा फाइटर डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना? पर्सनली आई डू थिंक कि कमारू उस्मान को एक और फाइट करनी चाहिए थी, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि उसकी फाइट बिलाल मोहम्मद के साथ हो जाती तो मजा आ जाता। दोनों के बीच में बहुत हिस्ट्री थी। इवन शॉन ब्रेडी ने भी कमारू उस्मान को कॉल आउट किया था, बट अब सब कुछ क्लियर हो चुका है कि जस्ट लाइक जस्टिन गेची, कमारू उस्मान भी किसी के साथ फाइट नहीं करना चाहता है, वो बस चाहता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट हो टाइटल के लिए। और फनी बात यह है कि जस्टिन और उस्मान दोनों ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।